नमस्कार, मैं अरिकेश वेरक हूँ। आज हम भारत के पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबरों को शांति से बिंदु दर बिंदु समझेंगे। आज आपकी आय पर असर डालने वाली 3 बातें हैं। केरल में डीए और डीआर में बढ़ोतरी, 20 नवंबर से सामाजिक पेंशन के रूप में RS 3.600 का भुगतान और केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पुरानी पेंशन योजना पर वापसी नहीं होगी। यह आपको कैसे प्रभावित करता है, मैं आपको सटीक तारीखों के साथ समझाऊंगा। केरल के वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि UGC AICTE तकनीकी और चिकित्सा ढांचे के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का DA 4 अंक बढ़ाया जाए। जो कर्मचारी 2016 की संशोधित वेतन स्केल में आ चुके हैं, उनका DA 42% से बढ़कर 46% हो गया है। जो अभी भी 2006 की वेतन स्केल पर है, उनके लिए महंगाई से जुड़ी दरें 221% से बढ़कर 230% कर दी गई हैं। आपकी जेब के लिए सबसे जरूरी बात है समय। बढ़ा हुआ DA अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ मिलेगा। बढ़ा हुआ DR नवंबर 2025 की पेंशन में दिखाई देगा। ये दोनों बदलाव पिछली तारीख से लागू हैं, जिसका कई लोग साल खत्म होने से पहले इंतजार कर रहे थे। किसे मिलेगा और दूसरे ऐलानों से तालमेल कैसे होगा, यह घोषणा राज्य की सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थाओं में UGC AICTE तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और पेंशन भोगियों पर लागू होती है। राज्य की अन्य इकाइयां अपनी अपनी अलग आदेश जारी करती हैं, इसलिए अपने संगठन की विशेष सर्कुलर को केरल वित्त विभाग के पोर्टल पर अवश्य जांचें। DA सक्रिय कर्मचारियों के वेतन में महंगाई की भरपाई करता है और DR पेंशन भोगियों के लिए वही समकक्ष घटक है। दोनों एक ही महंगाई सूचकांक का पालन करते हैं, लेकिन प्रशासनिक चक्र की वजह से वास्तविक भुगतान एक वेतन या एक पेंशन चक्र से आगे पीछे हो सकता है। भ्रम से बचने के लिए केरल ने समय सारिणी साफ कर दी है। अक्टूबर के वेतन में नया DA, नवंबर की पेंशन में नया DR मिलेगा। यदि 2016 की स्केल में किसी शिक्षक का मूल वेतन 57,700 रुपए है, तो 42% से 46% जाने का मतलब है मूल वेतन का 4% अतिरिक्त। 0.04 गुणा 57,700 रुपए 2,308 अधिक DA हर महीने। यह सिर्फ एक उदाहरण है, वास्तविक राशि आपके व्यक्तिगत मूल वेतन पर निर्भर करेगी। बहुत से नए दर्शक पूछते हैं कि DA या DR कभी 46% तो कभी 230% जैसे बड़े आंकड़े क्यों दिखते हैं। संक्षेप में, DA और DR महंगाई समायोजित घटक हैं जो मूल वेतन या मूल पेंशन पर लागू होते हैं। जो लोग 2016 की संशोधित स्केल में हैं, उन्हें 46% जैसी दरें दिखती हैं, क्योंकि उनका आधार वेतन 7वें CPC के बाद अधिक है। जो 2006 की स्केल पर हैं, वहां 230% जैसा नंबर दिख सकता है, लेकिन वह एक पुराने आधार पर लागू होता है। इसलिए असली बात यह है कि आपके खाते में आने वाली शुद्ध राशि कितनी है। यदि 8वीं CPC 2026 में लागू होती है, तो DA/DR के प्रतिशत फिर से 0% पर रीसेट हो जाते हैं। यह कोई नुकसान नहीं है, यह सामान्य रीसेट है, क्योंकि नए मूल वेतन में पहले से ही लागत जीवन का कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। इसके बाद DA और DR फिर से महंगाई के साथ क्रमशः बढ़ना शुरू करते हैं। केरल से आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि नवंबर में वेलफेयर पेंशन का वितरण अतिरिक्त बकाया सहित किया जाएगा। वित्त मंत्री K.N. बालगोपाल ने बताया कि नवंबर में हर लाभार्थी को 3,600 रुपए मिलेंगे। यह राशि 2 भागों से बनेगी, 2,000 रुपए की संशोधित मासिक पेंशन और 1,600 रुपए का अंतिम बकाया। वितरण 20 नवंबर से शुरू होने का कार्यक्रम है और राज्य ने इस भुगतान के लिए 1,864 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सभी लंबित बकाया को निपटाया हुआ माना जाएगा। यह कदम कई महीनों की वित्तीय तनाव और देरी के बाद आया है और राज्य सरकार द्वारा घोषित सामाजिक उपायों के व्यापक पैकेज का हिस्सा है। हाल के निर्णयों में सामाजिक पेंशन 1,600 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए महीना कर दी गई है। फ्रंटलाइन कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी और क्षेत्रीय सहायता की घोषणाएं शामिल हैं। हमारे दर्शकों के लिए सीधी बात, नवंबर में प्रति व्यक्ति 3,600 रुपए आएंगे। बकाया साफ होगा और आगे से 2,000 रुपए मासिक के नए आधार पर नियमित भुगतान चलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? केरल में वेलफेयर पेंशन हर महीने लगभग 62 लाख लाभार्थियों को कवर करती है। इनमें से लगभग 8,46,000 को केंद्रीय अंश मिलता है। बाकी भुगतान राज्य संसाधनों से होता है।
केरल आमतौर पर बैंकों और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भुगतान करता है, जिलावार स्टैगर्ड शेड्यूल और लाभार्थी सूचियों की वेरिफिकेशन के साथ। लाभार्थी क्या करें ताकि भुगतान न छूटे? अपने बैंक और पेमेंट चैनल की स्थिति जांचें, KYC अपडेट रखें, अपने पंचायत या नगर निकाय की सूचनाएं देखें। यदि 20 तारीख से महीने के अंत की खिड़की में राशि नहीं आती तो लिखित शिकायत दें। अपने लाभार्थी पंजीकरण की प्रति और राज्य के उस आदेश की कॉपी संलग्न करें जिसमें 3,600 रुपए के भुगतान का उल्लेख है। केरल की सामाजिक पेंशन और बकाया स्पष्ट होने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं, यह समझने के लिए कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के साथ क्या बदल रहा है और 2026 में वेतन, पेंशन और डियरनेस रिलीफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 22 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8CPC की संदर्भ शर्तें TOR मंजूर कर दी। इसके साथ ही आयोग को औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा करने का अधिकार मिल गया है। दायरा बहुत बड़ा है, करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी यानी सक्रिय और सेवानिवृत्त मिलाकर लगभग 1.2 करोड़ लोग। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। TOR की मंजूरी कोई औपचारिकता नहीं है, ये वह ग्रीन सिग्नल है जिससे समिति वेतन संरचना, महंगाई, वित्तीय सतर्कता और टिकाऊपन पर काम शुरू करती है। प्रमुख मीडिया के अनुसार यदि सरकार सिफारिशें समय पर अपनाती है तो नई तालिका का लागू होना 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। आयोग को अपना प्रतिवेदन देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 8वें CPC में कौन है और काम कैसे होगा? अध्यक्ष के अलावा सरकार ने एक कोर टीम नामित की है जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग शामिल है। प्रमुख नाम है प्रोफेसर पुलक घोष, आंशिक कालिक सदस्य, और पंकज जैन, मेंबर सेक्रेटरी या सदस्य सचिव। मानक प्रक्रिया के तहत आयोग कर्मचारी संघों और पेंशनर संघों से झापन लेगा, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों से आंकड़े इकट्ठे करेगा और सिफारिशें देने से पहले राजकोषीय प्रभाव के साथ परिदृश्य विश्लेषण, मॉडलिंग करेगा। TOR क्या कहते हैं? समष्टि आर्थिक स्थितियों, महंगाई, राजकोषीय स्पेस का मूल्यांकन, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के वेतन से तुलनात्मक विश्लेषण, सिफारिशों का राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव। और एक महत्वपूर्ण नई बात, गैर योगदान आधारित नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं के अनफंडेड लागत पर स्पष्ट विचार करना। इसे वर्तमान योगदान आधारित ढांचे की निरंतरता का संकेत माना जा रहा है। यह अंतिम बिंदु इसलिए अहम है क्योंकि सरकार चाहती है कि आयोग किसी भी बदलाव की सिफारिश करने से पहले इस बात का ठोस आकलन रखे कि बिना अंशदान वाली पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्थाएं बनाए रखना, बढ़ाना या फिर लौटाना कितना महंगा पड़ेगा। राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इस रूप में पढ़ा है कि पुरानी पेंशन स्कीम पर वापसी की संभावना न्यूनतम है और फोकस मौजूदा योगदान आधारित प्रणाली को ही मजबूत करने पर रहेगा। 7वें CPC के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। ये मान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नया आयोग लागू होता है तो DA और DR के प्रतिशत रीसेट हो जाते हैं और फिर मुद्रास्फीति के साथ दोबारा बढ़ना शुरू करते हैं। आने वाले महीनों में सार्वजनिक चर्चा मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर केंद्रित रहेगी। हालांकि अभी तक सामने आने वाली कोई भी संख्या सिर्फ अनुमान है। अब जबकि 8वें CPC का राष्ट्रीय ढांचा आगे बढ़ चुका है, चलते हैं उस बिंदु पर जो टिप्पणियों में सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। क्या पुरानी पेंशन स्कीम वापस आएगी या NPS ही पक्का रहेगा? मैं आपको सरकार की आधिकारिक स्थिति और 2026 के लिए उसके मतलब को साफ साफ समझाता हूं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि नई नियुक्तियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम OPS पर वापसी नहीं होगी। 8वें CPC के TOR जारी करते समय सरकार ने एक स्पष्ट निर्देश शामिल किया है। आयोग अपनी सिफारिशें बनाते समय गैर अंशदायी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की अनफंडेड लागत पर विचार करेगा। यह भाषा मौजूदा योगदान आधारित ढांचे की निरंतरता का राजकोषीय संकेत है और नए कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से लागू करने से इनकार भी। सरकार चाहती है कि 8वें CPC किसी भी ऐसे बदलाव से पहले ठोस संख्याएं सामने रखे जिनसे बिना वित्त पोषण वाले देनदारियां पैदा हों। व्यवहार में यह सस्टेनेबिलिटी और वित्तीय सतर्कता को प्राथमिकता देने की गाइड है और OPS जैसे नॉन कंट्रीब्यूटरी ढांचे पर लौटने को हतोत्साहित करने का संदेश है। राष्ट्रीय मीडिया इसे एक स्पष्ट संकेत मानता है कि प्राथमिक रास्ता NPS को मजबूत करना है, न कि पुराने फॉर्मूले पर लौटना।
पेंशनर संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने टीओआर में अनफंडेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन शब्दों पर चिंता जताई है, इसलिए वे सुधारों के लिए दबाव बनाए रखेंगे। इसके बावजूद मीडिया कवरेज बताती है कि केंद्र की लाइन अपरिवर्तित है। केंद्रीय स्तर पर ओपीएस को बहाल करने के संकेत नहीं है और कई राज्य सरकारों ने भी कहा है कि वे इसे फिर से लागू करने पर विचार नहीं कर रहे। टीओआर की रोशनी में सबसे यथार्थवादी रणनीति है एनपीएस के भीतर सुधार और पूरक लाभ तलाशना, जैसे अधिक अनुकूल गणना नियम, मुद्रास्फीति से सुरक्षा या फैमिली पेंशन के बेहतर पैरामीटर, बजाय इसके कि ओपीएस की सार्वजनिक बहाली की उम्मीद की जाए। आज का तकनीकी और राजनीतिक संदेश यही है कि बिना नई अनफंडेड देनदारियां बनाए मौजूदा सिस्टम को बेहतर किया जाए। इसके साथ तस्वीर साफ है, केरल में भुगतान और डीए-डीआर बढ़ोतरी आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर 8वीं सीपीसी का फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। अब हम एक संक्षिप्त FAQ और मुख्य तिथियों के रिमाइंडर के साथ समापन करेंगे। सवाल जो अक्सर आते हैं, क्या 8वें सीपीसी अपने आप सभी पेंशनों को बढ़ा देगी? आयोग केवल सिफारिशें देता है, उसके बाद सरकार फैसला करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है और प्रभावी तारीख तय करती है। तब तक 7वीं सीपीसी की तालिका ही लागू रहती है। मेरा डीआर क्या होगा अगर मैं केरल में पहले से 46% पा रहा हूँ? यदि आप केरल के यूजीसी पेंशनर हैं, आदेश के अनुसार 2020 में जिनकी समीक्षा हो चुकी है, उनका डीआर 42% से 46% हो जाता है। जिनकी 2020 में समीक्षा नहीं हुई थी, उनका 221% से 230% हो जाता है। ये नवंबर 2025 की पेंशन के साथ दिया जाएगा। मैं वरिष्ठ नागरिक हूं और केरल की वेलफेयर पेंशन लेता हूं। नवंबर का पैसा कब आएगा? मंत्री बालगोपाल के अनुसार वितरण 20 नवंबर से शुरू होता है। राशि 3600 रुपये है, जिसमें 1 महीने का बकाया शामिल है। इस ट्रांसफर के साथ राज्य कहता है कि लंबित बकाया शून्य हो जाएगा। क्या केंद्र सरकार नई नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस जाएगी? नहीं, आधिकारिक संदेश यही है कि ओपीएस पर वापसी नहीं होगी। 8वें सीपीसी गैर अंशदायी योजनाओं की अनफंडेड लागत का आकलन करेगी, जिसे मौजूदा योगदान आधारित व्यवस्था की पुष्टि माना जा रहा है। दिन का सार 8वें सीपीसी के टीओआर मंजूर हो चुके हैं। फोकस वेतन, पेंशन और राजकोषीय सस्टेनेबिलिटी पर है। खास ध्यान उस क्लॉज पर रखें जो गैर अंशदायी योजनाओं की अनफंडेड लागत का आकलन मांगता है। यह मौजूदा योगदान आधारित ढांचे की निरंतरता का संकेत है। केरल में यूजीसी AICTE के शिक्षकों और संबंधित पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है। जिनकी 2020 में समीक्षा हुई थी, उनके लिए 42 से 40% और जिनकी नहीं हुई थी, उनके लिए 221 से 230%। भुगतान का कैलेंडर: अक्टूबर वेतन में नया डीए, नवंबर पेंशन में नया डीआर। केरल की वेलफेयर पेंशन के लिए नवंबर में प्रति लाभार्थी 3,60,000 रुपए, कुल 1,864 करोड़ स्वीकृत। वितरण 20 तारीख से। बकाया साफ और मासिक पेंशन अब 2,000 रुपए पर स्थिर। ओपीएस पर वापसी नहीं। केंद्र यही रुख बनाए हुए है और 8वें सीपीसी बिना अंशदान वाली योजनाओं की लागत का हिसाब रखकर इसी संदेश को मजबूत करेगी। आज के पेंशन और लाभ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाइए। मैं हरिकेश वर्क हूं। अगली अपडेट में फिर मिलेंगे।